हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सारे के सारे एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछे गए ईडियम्स कवर करेंगे और सब कुछ इतने अच्छे से कवर करेंगे कि एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद रहे। ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें हम ईडियम्स का ओरिजिन जानेंगे, उनका ओरिजिन कैसे हुआ और उनका ये मीनिंग होता क्यों है, आखिर क्या वजह है उसके पीछे, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट यूसेज, उनको यूज़ किस तरह करते हैं हम सेंटेंस में। इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं हो सकता है। आप एक बार ये वीडियो देखेंगे और आप कभी नहीं भूल सकते हैं ये इडियम्स। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू रखूं तो कृपया शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या और भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो हमारी एटास वाली वीडियो है जिसमें हमने सारे इडियम्स एकदम अच्छे से कवर किए हैं प्रीवियस ईयर, उसके अंदर से कितने इडियम्स रिपीट हुए थे, सभी एग्जाम्स में कितने रिपीट होते हैं और इस एग्ज़ाम में कितने रिपीट हुए थे, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी रूट वर्ड्स वाली वीडियोस देख सकते हैं, उनके अंदर से काफ़ी वर्ड्स रिपीट होते हैं। कलर ईडियम वाली वीडियो देख सकते हो, एटास वाली वीडियो देख सकते हो, उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। उनको आप ज़रूर देखिएगा अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट ईडियम देखते हैं। फर्स्ट ईडियम पूछा गया था पार्थियन शोट। तो सबसे पहले जानते हैं पार्थियन क्या होता है। तो पार्थियन वॉरियर्स होते थे। ये वॉरियर्स ऐसे होते थे, ये जहाँ भी जाते थे थोड़े ही टाइम बाद युद्ध को पूरी तरह से बदल देते थे। जो वॉर होता था उसको थोड़ी देर में ही बैटल को पलट देते थे। इसीलिए पार्थियन शॉट मतलब होता है पार्टिंग हिट, मतलब काफ़ी तेज हिट, ऐसा हिट जो सब कुछ चेंज कर दे, अ फाइनल रिमार्क, उसको हम बोलते हैं पार्थियन शॉट। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका यूसेज देखते हैं। एज राम वॉकड आउट ऑफ द डोर, जैसे ही राम डोर के बाहर निकला, दरवाजे के बाहर निकला, हिज पार्टिंग शॉट वॉज, उसका पार्टिंग शॉट था, आई नेवर वॉन्ट टू सी एनी ऑफ यू अगेन, मैं आप में से किसी को भी फिर से नहीं देखना चाहता हूँ। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हे स्टैक। ये तो मैं एसएससी सीपीयू 2019 वाली वीडियो में करा चुका हूँ और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले जानते हैं हे स्टैक क्या होता है। हे स्टैक हम बोलते हैं झाड़ियों का ये गठरी जो होती है, इसको हम बोलते हैं हे स्टैक। राइट, और निडल, हे स्टैक के अंदर एक निडल को ढूंढना क्या कोई ढूंढ सकता है? ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। राइट, सो लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हे स्टैक, एक हे स्टैक के अंदर निडल को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल काम करना, उसी को हम बोलते हैं लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेस्टैक। सो इसका मीनिंग हो जाएगा अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, किसी ऐसे काम को करना जो इम्पॉसिबल हो। और ऐसे और भी इडियम्स बने हैं, जैसे गो हे वायर। हे मतलब जो गठरी है वो जिस चीज़ से बंधी हुई है उसका चले जाना, उसको हम बोलते हैं गो हे वायर। इसका मतलब हो जाएगा बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। जिस जिस वायर से गठरी बंधी हुई है घास फूस की, अगर वो ही खुल जाएगी तो वो कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। काफ़ी सिंपल है। राइट, हिट द हे को हिट करना, आप सभी ने देखा होगा, कुछ एनिमल्स होते हैं वो घास फूस की गठरी पर ही सोते हैं, वो उनका होम होता है, वो उनका बेड होता है। राइट, सो हिट द हे मतलब होता है गो टू बेड। जैसे एनिमल्स जाते हैं वो गठरी पर सोते हैं, घास फूस पर सोते हैं, उसी तरह हिट द हे मतलब हो जाएगा गो टू बेड। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज लाइक लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हे स्टैक। मेरी खोई हुई अंगूठी को, मेरी खोई हुई रिंग को, अरे यार, मेरी खोई हुई रिंग को कॉलेज में ढूंढना है, लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हे स्टैक, मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब जो आप कार्य करते हो वो आप जो बोलते हो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। राइट, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये तो काफ़ी सिंपल है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब वॉट यू डू रिवील्स द रियल यू, जो आप काम करते हो, जो आप कार्य करते हो वो आपकी असली पहचान बताता है, वो आपका असली चरित्र, कैरेक्टर दिखाता है। राइट, एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही कीप सेइंग ही लव्स मी, वो कहता रहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन जो वो कार्य करता है रियल में वो उसका असली कैरेक्टर दिखाता है, ना कि बोलने से कुछ होता है। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, फिट एज अ फिडल। तो ये तो काफ़ी ईजी है। फिडल ये होता है, वायलिन को हम बोलते हैं फिडल। तो आप सभी ने देखा होगा जिसकी बॉडी फिट होती है, जिसकी फिजिकल शेप अच्छी होती है, उसकी बॉडी की शेप कुछ कुछ इस तरह होती है फिडल की तरह। तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ है। मतलब फिट एज अ फिडल मतलब हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम फिडल की शेप की बॉडी होना, उसी को हम बोलते हैं फिट एज अ फिडल। और ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर में, पेज नंबर 42 पर आपको मिल जाएगा अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। यस आई डिड हैव सर्जरी अ फ्यू मंथ्स एगो, हाँ मैंने कुछ समय पहले सर्जरी कराई थी, बट आई एम एज फिट एज अ फिडल नाउ, लेकिन अब मैं काफ़ी तरह अच्छा हूँ, एकदम फिट हूँ, मतलब हेल्थी हूँ, फुली स्ट्रॉन्ग विथ साउंड हेल्थ। राइट, अ फेस एज लॉन्ग एज अ फिडल, फिडल मतलब वायलिन, अ वायलिन। राइट, फेस अपना फिडल की तरह लंबा कर लेना, मतलब अ डिस्मल फेस।
सैड हो जाना, निराशाजनक हो जाना, उसी को हम बोलते हैं अ फेस एज लॉन्ग एज अ फिडल, राइट। फिडल वाइल रोम बर्न्स, रोम क्या है, इटली की कैपिटल, राइट। फिडल करना मतलब, फिडल मतलब वायलिन प्ले करना, जब रोम बर्न हो रहा है, जब रोम जल रहा है उस टाइम पर वायलिन प्ले करना, मतलब जब कोई काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्घटना घट रही है उस टाइम पर अपना छोटे मोटे काम में व्यस्त रहना, उसी को हम बोलते हैं फिडल वाइल रोम बर्न्स। बी कंसर्न विथ रिलेटिवली ट्रिवियल मैटर्स वाइल इग्नोरिंग द सीरियस और डिजास्ट्रस इवेंट्स गोइंग अराउंड यू, उसी को हम बोलते हैं फिडल वाइल रोम बर्न्स। हैंग अप योर फिडल, अपना फिडल हैंग अप कर देना मतलब रख देना। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा रिटायर फ्रॉम बिजनेस। जो आप काम कर रहे हो या जो आपका बिजनेस है उससे रिटायर हो जाना, मतलब जैसे मान लो अगर आपका बिजनेस था फिडल करने का तो आप उससे रिटायर हो रहे हो, तो उसी से इसका इडियोमेटिक मीनिंग बन जाएगा रिटायर फ्रॉम बिजनेस, राइट। प्ले सेकंड फिडल, फर्स्ट फिडल मतलब जो रियल काम कर रहा है, जो मेन काम कर रहा है वो हो जाएगा फर्स्ट फिडल। सेकंड फिडल मतलब उसका सब ऑर्डिनेट। प्ले सेकंड फिडल मतलब टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, जो नीचे वाला काम है, जो मेन काम से थोड़ा नीचे वाला काम है, असिस्टेंट वाला काम है, उस रोल को टेक करना, टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, उसी को हम बोलते हैं प्ले सेकंड फिडल, राइट। टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल टू समवन और समथिंग, उसी को हम बोलते हैं प्ले सेकंड फिडल। जंप ऑन द बैंडवैगन, ये तो काफ़ी सिंपल है। बैंडवैगन का मतलब ही होता है जो चीज़ फैशन में है, जो आजकल पॉपुलर है, उसको हम बोलते हैं बैंडवैगन। इसका मीनिंग भी वैसा ही होता है, काफ़ी इजी है। गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सेड, मतलब ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जिसका पता ये सक्सेसफुल होगी, जो सक्सेस की गारंटी है जिसके अंदर, उसी को हम बोलते हैं बैंडवैगन। बैंडवैगन का बेसिकली मतलब होता है जो ट्रेंड में है, राइट। चलिए अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। ए बोलता है बी से, आई थॉट योर मोम हेटेड दैट कैंडिडेट, मुझे लगा तुम्हारी मोम नफरत करती है इस वाले कैंडिडेट से। बी बोलता है, वेल ही इज़ द प्रेसिडेंट नाउ, वेल वो अब प्रेसिडेंट है, सो शी डिसाइडेड टू जंप ऑन द बैंडवैगन, सो मेरी मदर ने डिसाइड किया है कि वो अब जो ट्रेंड में है, जो पॉपुलर है, उसके पीछे ही उसको लाइक करना है, या उसके पीछे ही उसकी साइड ही उसकी तरफ ही हो जाना, राइट। अ पीस ऑफ केक, एक केक का पीस, तो ये तो काफ़ी सिंपल है। केक का पीस कैसा होता है खाने में, काफ़ी ईजी होता है, मतलब ईजिली उसको खा सकते हैं ना, कुछ चबाना नहीं पड़ेगा, च्यू नहीं करना पड़ेगा, तो इजीली खा सकते हैं उसको, तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। अ पीस ऑफ केक मतलब समथिंग ईजी, कोई ऐसा काम जो ईजिली हो जाए बिना किसी एफर्ट के, उसी को हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ऑलरेडी कर लिया, इट वॉज अ पीस ऑफ केक, ये काफ़ी ईजी था, राइट। और इसी तरह का एक ईडियम पूछा गया था, सेल लाइक हॉट केक्स। कुछ कंट्रीज़ में, मोस्टली यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पर केक काफ़ी फास्ट सेल हो जाते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से उनको लोग खरीद लेते हैं। तो सेल लाइक हॉट केक्स मतलब हॉट केक्स की तरह सेल हो जाना, मतलब टू सेल क्विकली। और ये पूछा गया था 2019 टीयर 2 में शायद, SSC CGL, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, काउच पटेटो। ये तो काफ़ी सिंपल है, देखो ये काउच, काउच हम बोलते हैं सोफे को, और सोफे के ऊपर बैठे रहना, पोटैटो की तरह शेप हो जाना, इतना बैठे रहना, बैठकर मतलब टीवी देखना सोफे के ऊपर, और शेप हो जाना एकदम पोटैटो की तरह, उसी को हम बोलते हैं काउच पटेटो। जो मतलब सोफे पे बैठकर टीवी देखता रहता है, अ लेजी पर्सन, उसको हम बोलते हैं काउच पटेटो। और पटेटो इसलिए बोलते हैं ताकि पोटैटो की तरह शेप हो जाती है उसकी थोड़े दिन बाद, इसलिए उसको बोलने लगते हैं हम पटेटो। और काउच इसलिए क्योंकि वो सोफे पर बैठा रहता है, काउच का मतलब ही होता है सोफा अमेरिका में, राइट। सो काउच पटेटो मतलब लेजी पर्सन, जो आलसी व्यक्ति है उसको हम बोलेंगे काउच पटेटो, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। माई ब्रदर इज सो लेजी, मेरा ब्रदर काफ़ी आलसी है, दैट ही डज नथिंग होल डे, वो पूरे दिन कुछ नहीं करता है, बट सिट्स ऑन द काउच, सोफे पर बैठा रहता है, एंड वॉच टेलीविजन, और सिर्फ टीवी देखता है, एंड नाउ आई कॉल हिम काउच पटेटो। मैं उसको बुलाती हूँ काउच पटेटो, क्योंकि वो लेजी पर्सन है, टीवी देखता रहता है, राइट। चलिए अब ईडियम्स देखते हैं और पोटैटो से क्या क्या बन सकते हैं। तो पोटैटो से बन सकता है हॉट पटेटो, हॉट मतलब गरम, पटेटो मतलब आलू, तो गरम आलू मतलब एक ऐसा मैटर जो कंट्रोवर्सी में है, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, अ कंट्रोवर्शियल इशू और सिचुएशन विच इज़ ऑकवर्ड टू डील विथ, जिसके साथ डील करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं हॉट पटेटो, राइट। चलिए एक और ईडियम्स देखते हैं पोटैटो से। टू ड्रॉप लाइक हॉट पटेटो, तो आप सभी ने देखा होगा जब गर्म आलू आपके हाथ में आ जाता है तो आप एक साथ नीचे गिरा देते हो उसको, उसी को हम बोलते हैं टू ड्रॉप लाइक हॉट पटेटो, मतलब किसी के साथ इन्वॉल्व होने से रुक जाना, स्टॉप हो जाना, विथ समवन और समथिंग बिकॉज यू स्टॉप लाइकिंग दैट पर्सन, क्योंकि आप उस पर्सन को पसंद करना बंद कर देते हो, आप जैसे हॉट पटेटो को आप गिरा देते हो एकदम से, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम। नेक्स्ट ईडियम इज अ डाइम अ डजन। सबसे पहले समझते हैं डाइम क्या होता है। सो डाइम बोलते हैं हम डॉलर का 1/10 पार्ट, उसको हम बोलते हैं डाइम। अ डाइम अ डजन मतलब कोई चीज़ एक डाइम में एक डजन मिल रही है, डजन मतलब 12। सो कोई चीज़ 1/10 ऑफ डॉलर में एक डजन मिल रही है, तो मतलब वो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी इजीली अवेलेबल है, काफ़ी सस्ती है, उसी को हम बोलते हैं अ डाइम अ डजन, राइट। ये तो काफ़ी सिंपल है। चलिए अब इसका यूसेज देखते हैं। चीप वॉचेज लाइक दिस, इस तरह की जो सस्ती घड़ियाँ हैं,
हैव फ्लडेड द मार्केट, वो मार्केट में काफ़ी बुरी तरह से आ गई हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से आ गई हैं, एकदम फ्लड की तरह, राइट। यू कैन गेट देम अ डाइम अ डजन, आप उनको एक डाइम में एक डजन ले सकते हो, मतलब काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, वेरी कॉमन है, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज़ इट। नेक्स्ट इडियम इज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना आप चबा सकते हो उससे ज़्यादा बाइट लेना, उससे ज़्यादा खाना। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, इसको इजीली गैस कर सकता है कोई भी, मतलब टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ, उतना ज़्यादा लेना या उतना ज़्यादा कोई कार्य करना, कोई वर्क करना जितना आप कर नहीं सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कुछ काम करने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। बाई एक्सेप्टिंग टू पार्ट टाइम जॉब्स, दो पार्ट टाइम जॉब्स को एक्सेप्ट कर कर ही इज़ क्लियरली बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, वो क्लियरली ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है, जितना वो कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, राइट। ये तो काफ़ी ईजी है, राइट। नेक्स्ट इडियम इज ओल्ड हैंड। ओल्ड मतलब पुराना, हैंड मतलब हाथ। सो पुराने हाथ मतलब पुराने लोगों के हाथ, उन लोगों के हाथ जिनको किसी भी कार्य में एक्सपीरियंस है। जो पुराने लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनको किसी भी कार्य में एक्सपीरियंस होता है ना। सो ओल्ड हैंड मतलब उन लोगों का हाथ, उन लोगों का हाथ जिनको एक्सपीरियंस है। सो ओल्ड हैंड से बन जाएगा एक्सपीरियंस्ड, किसी भी चीज़ का अनुभवी होना, वो हो जाएगा ओल्ड हैंड। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन अ बस ड्राइवर फॉर 7 years, मैं 7 साल से एक बस ड्राइवर रहा हूँ। सो आई एम एन ओल्ड हैंड एट दिस, तो इसीलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें, राइट। चलिए अब और इडियम्स देखते हैं हैंड से, ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहे, राइट। अ डैब हैंड एट, डैब मतलब जो डांस मूव्स होती हैं ना, उनको भी हम डैब बोलते हैं, तो परफेक्ट होना। सो अ डैब हैंड एट मतलब एक्सपर्ट होना किसी भी चीज़ में, राइट। अ डैब हैंड एट समथिंग मीन्स आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। बाइंड समवंस हैंड एंड फुट, किसी के हाथ और पैर बांध देना, मतलब किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, कुछ कार्य करने से किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंध लगाना, राइट। डू समथिंग विथ वन हैंड बिहाइंड योर बैक, अपना एक हाथ पीठ पर रखकर कोई कार्य करना, मतलब किसी भी काम को इजीली कर देना, उसको हम बोल सकते हैं ना। अगर आपका एक हाथ पीठ पर रखा हुआ है तो आप उस कार्य को इजीली कर सकते हो, राइट। गेट योर हैंड इन, अपना हाथ किसी कार्य में ले जाना, मतलब बी इन टच विथ समथिंग, उस कार्य के टच में जाना, उस कार्य को करना, उसी को हम बोल सकते हैं गेट योर हैंड इन, आप उस चीज़ में अपना हैंड इन कर रहे हो, राइट। गेट योर हैंड्स डर्टी, अपने हाथ गंदे करना, मतलब किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व होना, राइट। गेट योर हैंड्स डर्टी मीन्स इन्वॉल्व इन अ रॉन्ग डूइंग, किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व होना। गिव और लैंड अ हैंड, लैंड मतलब उधार देना, राइट। किसी को हाथ देना अपना, मतलब आप उनकी हेल्प करना चाह रहे हो, आप उनको हेल्प करना चाह रहे हो, उसको हम बोल सकते हैं गिव अ हैंड। गिव अ हैंड मीन्स असिस्ट इन एन एक्शन और एंटरप्राइज, राइट। गिव समवन द ग्लैड हैंड, ग्लैड मतलब होता है खुशी, जॉयफुल, अच्छा, राइट। सो गिव समवन द ग्लैड हैंड, इसका काफ़ी ट्रिकी मीनिंग होता है। सो गिव समवन द ग्लैड हैंड मीन्स आप दूर से तो दिखा रहे हो, आप उनको वेलकम कर रहे हो, लेकिन आपका उस स्वागत करने के पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं, आप कुछ अपना फ़ायदा निकालना चाह रहे हो, या आपका कोई गलत रीज़न है उस बाहरी दिखावे के स्वागत के पीछे, राइट। उसी को हम बोलते हैं गिव समवन द ग्लैड हैंड। हैंड इन ग्लव, ग्लव मतलब दस्ताना, तो जैसा आप सभी ने देखा होगा ग्लव और हैंड दोनों एक साथ रहते हैं, राइट। सो हैंड इन ग्लव मतलब इन क्लोज एसोसिएशन, किसी भी कार्य में या किसी भी पर्सन के साथ काफ़ी क्लोज एसोसिएशन में रहना, काफ़ी क्लोजली वर्क करना, उसको हम बोल सकते हैं हैंड इन ग्लव, राइट। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब हाथ से खाना लिया और मुंह तक ले गए, बस इतना ही कार्य करना, मतलब सेटिस्फाइंग ओनली और इमीडिएट नीड्स, जो आपकी इमीडिएट ज़रूरतें हैं बस उनको ही पूरा करना, उसको हम बोल सकते हैं हैंड टू माउथ, राइट। ओल्ड हैंड एक्सपीरियंस ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट इडियम इज गेट द हैंग ऑफ, तो इसका ओरिजिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहले एक्स जो होती थी ना, जो एक्स होती है ना, जो कुल्हाड़ी होती थी, तो पहले उसको जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इस तरह उसको टांगते थे या इस तरह उसको रखते थे। तो हैंग मतलब टांग, लटकाना या टांगना। तो जो उसको इस तरह टांगना सीख जाए, मतलब हैंग करना सीख जाए, तो मतलब उसने वो कार्य सीख लिया है, राइट। तो गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग इसी से बना है। गेट द हैंग ऑफ मतलब लर्न हाउ टू यूज, किसी कार्य को कैसे करना है वो सीखना, उसको हम बोलते हैं गेट द हैंग ऑफ, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी समय लगा रोहन को, टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री, न्यू फैक्ट्री की मशीन को सीखने में रोहन को काफ़ी टाइम लगा, राइट। टेक द हीट फॉर, इसका ओरिजिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जब हीट बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, राइट। सो यहाँ पर लेकिन कौन सा प्रेशर, तो जब आप कोई कार्य गलत कर देते हो और लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उससे आपका प्रेशर बढ़ेगा ना। तो उस प्रेशर की हीट को लेना, राइट। टेक द हीट फॉर, जो आपने गलत कार्य किया
उसकी वजह से लोगों का प्रेशर बढ़ेगा, तो उसके लिए हीट को लेना, राइट। इस तरह आप समझ सकते हो इसको। टेक द हीट फॉर मतलब रिसीव क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म रिसीव करना, उसको हम बोलते हैं टेक द हीट फॉर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हैज़ ऑलरेडी शोन शी इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग द हीट। जो CEO है उसने ऑलरेडी दिखा दिया है कि वो हीट ले सकती है, मतलब क्रिटिसिज्म सहन कर सकती है। वैन हर गैम्बल्स डोंट पे ऑफ, जब उसकी चालें नहीं चलती हैं तो वो क्रिटिसिज्म सहन कर सकती है। CEO ने ऑलरेडी यह शो कर दिया है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, टू हैव अ गट फीलिंग। सबसे पहले जानते हैं गट क्या होता है। गट हम बोलते हैं पेट को, राइट। एक होता है माइंड, एक होता है पेट, राइट। तो अगर आप माइंड की जगह अपने पेट की सुनते हो तो वो हो जाएगी आपकी गट फीलिंग। मतलब आप दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो, अपना माइंड नहीं यूज़ कर रहे हो, बस आपके अंदर से कुछ फीलिंग आई और आपने वो कार्य कर दिया, तो वो आपकी हो जाएगी गट फीलिंग, राइट। टू हैव अ गट फीलिंग मतलब टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंसुएशन, राइट। उसको हम बोलते हैं टू हैव अ गट फीलिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद, जूलिस सेड दैट ही हैड अ गट फीलिंग दैट ही वुड गेट द जॉब दिस टाइम। जूलिस ने बोला कि उसको गट फीलिंग है, मतलब ऐसा वो फील कर रही है अंदर से कि उसको इस बार जॉब मिल जाएगी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, कैश स्ट्रैप्ड। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रैप क्या होता है। स्ट्रैप होता है ये, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैप, मतलब बांधना। कैश स्ट्रैप्ड मतलब कैश जो है आपका, जो मनी है वो बंधी हुई है, मतलब आपके पास ज़्यादा मनी नहीं है, इम्पोवरिस्ड, राइट। उसको हम बोलते हैं कैश स्ट्रैप्ड। आपकी मनी बंधी हुई है, ज़्यादा मनी नहीं है आपके पास, उसी को हम बोलते हैं इम्पोवरिस्ड, गरीब, या फिर कैश स्ट्रैप्ड इडियम, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। टू रिस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी, उसकी कैश स्ट्रैप्ड कंपनी मतलब जिसमें पहले से ही गरीबी थी, काफ़ी कम मनी थी, उसको रीस्टार्ट करने के लिए ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। उसने डिसाइड किया कि वो बैंक लोन के लिए अप्लाई करेगा, राइट। एड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी मतलब चोट, इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना, राइट, अपमान करना। तो पहले ही चोट लगी हुई है, उसमें इंसल्ट और ऐड कर देना, राइट। मतलब मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, किसी भी खराब सिचुएशन को और भी खराब कर देना, उसको हम बोलते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। जैसे हिंदी में होता है जले पर नमक छिड़कना, एग्जैक्टली वैसा ही। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट, मैं काफ़ी लेट हो रहा था, फॉर वर्क, मैं काम के लिए काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी, और उसको और भी बेकार बनाने के लिए, आई वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फॉर स्पीडिंग, मुझे पुलिस ने रोक लिया ज़्यादा स्पीड में चलाने के लिए, राइट। ज़्यादा स्पीड में बाइक को चलाने के लिए, कुछ भी चलाने के लिए पुलिस ने रोक लिया, ये हो गया एड इंसल्ट टू इंजरी, राइट। रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, या रिसीव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लीज बोलते हैं। जैसे घर देते हैं लीज पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, राइट। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलना लाइफ का, तो ये तो काफ़ी ईजी है, मतलब बिकम एनर्जेटिक अगेन, फिर से एनर्जेटिक बन जाना, एक नई लाइफ की शुरुआत करना, उसको हम बोलते हैं रिसीव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। संदीप रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर मूविंग टू पुणे, पुणे जाने के बाद संदीप ने फिर से लाइफ रिस्टार्ट की, राइट। वो काफ़ी एनर्जेटिक हो गया, एनर्जेटिक, फिर से एनर्जेटिक हो गया, उसको हम बोल सकते हैं रिसीव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, जंप द गन। तो इसका ओरिजिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप सभी ने देखा होगा जो रेस करते हैं, एथलीट्स होते हैं, 1600 मीटर, 1800 मीटर, राइट, इस तरह से जो रेस करते हैं ना, दौड़ लगाते हैं, तो जब उनकी दौड़ स्टार्ट करवानी होती है तो गन से फायर करता है एक व्यक्ति, राइट। तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। जंप द गन मतलब गन फायर भी नहीं हुए, गन चलाई भी नहीं है, गोली चली भी नहीं है, और पहले ही भाग जाना, राइट। काफ़ी ईजी है ये तो। सो एक्टिंग हैस्टिली मतलब किसी भी काम को जल्दबाजी में करना, उसको हम बोलते हैं जंप द गन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। अनु जंप द गन एंड अनाउंस देयर प्लान्स एट द डिनर टेबल, अनु ने जल्दबाजी की और अपने प्लान्स बता दिए सारे डिनर टेबल पर ही, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, रब द रोंग वे। रब मतलब रगड़ना, जैसे एनिमल्स को हम सहलाते हैं, रगड़ते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। अगर हम किसी गलत जगह उनको रब कर देते हैं तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, एनॉय हो जाते हैं, तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। रब द रोंग वे मतलब किसी को एनॉय कर देना, गलत जगह रब कर कर, कोई गलत साइड छेड़ कर उसको एनॉय कर देना, उसको परेशान कर देना, राइट, चिढ़ा देना उसको। सो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। यू शुड नॉट रब मी द रोंग वे, आप मुझे परेशान मत करो, एनॉय मत करो। इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस प्रमोशन, अगर आप यह प्रमोशन चाहते हो तो आप मुझे परेशान मत करो, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम इज नोट मिन्स योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करना। मिन्स मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, राइट। सो अपने वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ना, मतलब डायरेक्टली बोल देना, चाहे अच्छा हो बुरा हो, डायरेक्टली बोल देना, उसी को हम बोलते हैं नोट मिन्स योर वर्ड्स। मीन्स स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, जो भी बात है उसको क्लियरली बोल देना, उसी को हम बोलते हैं नोट मीन्स वर्ड्स, राइट। और इसी तरह एक और इडियम होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, मीन्स मैटर्स, मतलब मैटर जो है उसको मीन्स करना,
या फिर मीन्स वर्ड्स, मतलब पोलाइटली बोलना कोई भी बात, उसको डायरेक्टली नहीं बोलना, डायरेक्ट वे में नहीं बोलना, उसी को हम बोलते हैं मीन्स वर्ड्स, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही डजेंट मीन्स वर्ड्स, वो डायरेक्टली बोल देता है जो भी बात होती है, वो वर्ड मीन्स नहीं करता है। वेन इट कम्स टू गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट द न्यू लॉ, जब न्यू लॉ की बात आती है, उस बारे में ओपिनियन देने की बात आती है, विचार व्यक्त करने की बात आती है, तो वो वर्ड मीन्स नहीं करता है, मतलब डायरेक्टली बोल देता है। ये नहीं कि पोलाइट वे यूज़ करेगा, जो भी बात है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देता है अपना ओपिनियन, राइट। नेक्स्ट ईडियम इज ईट हम्बल पाए। पाए हम इसको बोलते हैं, हम्बल मतलब विनम्र। आप इसको इजीली गैस कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हम्बल मतलब ही होता है विनम्र, मोडेस्ट बिहेवियर, जो अच्छा होता है उसको हम बोलते हैं हम्बल, राइट। जो अच्छे से बिहेव करता है, विनम्र स्वभाव का होता है, उसको हम बोलते हैं हम्बल। तो इजीली आप गैस कर सकते हो इसको, मतलब जो अच्छे स्वभाव का होगा, जो हम्बल होगा, वो इजीली अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा, जो उसने गलती की है वो उसको स्वीकार कर लेगा। सो ईट हम्बल पाई मीन्स एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, ये एडमिट कर लेना कि आप गलत हैं, राइट। तो इसमें इसका ओरिजिन जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप हम्बल से ही गैस कर सकते हो। हम्बल मतलब इजीली अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द लॉयर हैड टू ईट हम्बल पाई इन द कोर्ट, लॉयर को मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी कोर्ट के अंदर, बिकॉज द फैक्ट्स ही प्रेजेंटेड वर रॉन्ग, क्योंकि जो उसने फैक्ट्स बताए थे वो गलत थे, राइट। लेट ऑफ द हुक, तो इसका ओरिजिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा जब फिशिंग करते हैं, जब मछलियों को पकड़ते हैं तो उनको हुक से पकड़ते हैं। लेट ऑफ मतलब ऑफ कहीं भी आ जाए मतलब दूर जाना, सो लेट ऑफ द हुक मतलब से दूर चले जाना। अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, इसका मतलब हो जाएगा अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, आरोप से दूर जाना, राइट। उसको हम बोलते हैं लेट ऑफ द हुक, जैसे फिश दूर चली जाती है हुक से, उसी तरह इसका मतलब होता है अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, किसी को अलाउ करना ब्लेम से दूर जाने के लिए, एस्केप करने के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही वो चार्ज्ड विथ लीकिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको चार्ज किया गया, उस पर आरोप लगाया गया, उसको चार्ज किया गया कॉन्फिडेंशियल जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको लीक करने का। बट आई गॉट हिम ऑफ द हुक बाय वाउचिंग फॉर हिज इंटेग्रिटी, लेकिन मैंने उसको बचा लिया, अपराध से बचा लिया उसको, उसकी इंटेग्रिटी की कसम खाकर, राइट, बाय वाउचिंग फॉर हिज इंटेग्रिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, टू लीव समवन इन द लर्च, तो इसका ओरिजिन काफ़ी सिंपल है। लर्च का मतलब ही होता है किसी भी सिचुएशन से अब्रप्टली चले जाना, मतलब एक साथ छोड़कर चले जाना बीच में ही, जब मुसीबत हो तभी, तो वही इसका मीनिंग होता है टू डेजर्ट। डेजर्ट मतलब दूर छोड़ना, ये डेजर्ट दूसरा वाला डेजर्ट है, डेजर्ट के दो मीनिंग होते हैं, राइट। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, उसी को हम बोलते हैं लर्च में छोड़ देना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द मैनेजर विल रियली लीव मी इन द लर्च इफ़ ही डिसाइड टू क्विट बिफोर दिस प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड, जो मैनेजर है कंपनी का वो मुझे मुसीबत में छोड़ देगा अगर वो डिसाइड करता है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के पहले क्विट करना, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। चेस्ट से यहाँ पर मतलब है हमारा हार्ट जो होता है, हमारा हृदय जो होता है, हमारा दिल जो होता है, उसको यहाँ पर डिनोट किया गया है चेस्ट से, राइट। सो गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट मतलब जो आपके हार्ट में है, जो आपके दिल में है, वो बात खुलकर बोल देना, राइट। उसको हम बोलते हैं गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू, जो आपको परेशान कर रही थी, एंड यू वांट टू से, जो आप कहना चाहते थे उसको बता देना, राइट। उसी को हम बोलते हैं गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इफ़ समथिंग इज़ वरिंग यू, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, गेट इट ऑफ योर चेस्ट, उसको बता दो खुलकर, बोल दो सीधा, राइट। प्लेन एज डे, तो प्लेन मतलब सिंपल, मतलब इजीली पता चल जाए। एज डे जैसे डे का पता चल जाता है, आप डे को इजीली पता कर सकते हो ना कि ये डे है या नाइट है, राइट। तो प्लेन एज डे मतलब वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, उसी को हम बोलते हैं प्ले एज डे। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इट्स प्लेन एज डे, ये काफ़ी सिंपल है, दैट यू वरंट लिसनिंग टू मी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे लास्ट नाइट। व्हेन आई सेड आई हैड अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, लास्ट नाइट जब मैंने कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, एंड कुडंट ड्राइव यू टू वर्क टुडे, और मैं आपको काम पर नहीं ले जा सकती हूँ, तो आप तब आप सुन नहीं रहे थे। ये काफ़ी ईजी है, ये काफ़ी ऑब्वियस था, प्लेन एज डे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, हेड्स ऑफ टू समवन, तो ये भी काफ़ी ईजी है। ऑफ का मतलब होता है डबल एफ वाला जो ऑफ होता है, मतलब दूर जाना, राइट। कहीं भी ऑफ आ जाए मतलब दूर जाना या अलग करना किसी चीज़ को, उसी को हम बोलते हैं ओ डबल एफ, ऑफ, राइट। हेड्स ऑफ टू समवन, तो ये तो काफ़ी ईजी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, तो ये होता है हेड्स ऑफ करना। हेड्स ऑफ कब करते हैं हम किसी को, जब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, रिस्पेक्ट में हेड्स ऑफ करते हैं, राइट। तो ये तो काफ़ी ईजी है, ये आप सभी ने देखा होगा इस तरह, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हेड्स ऑफ टू यू फॉर गेटिंग द बिग प्रमोशन, आपको अच्छा प्रमोशन मिलने के लिए हेड्स ऑफ, राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। कीप समथिंग अंडर योर हेड, अपने हेड के अंदर रखना, जैसे जादूगर रखता है, जैसे मैजिशियन रखता है कुछ चीज़ अपने हेड के अंदर, तो कौन सी चीज़ रखता है वो, सीक्रेट चीज़, राइट।
वैसे इसका ओरिजिन हुआ। कीप समथिंग अंडर योर हैट मीन्स कीप समथिंग अ सीक्रेट, किसी चीज़ को सीक्रेट ही रखना, उसको हम बोलते हैं कीप समथिंग अंडर योर हैट। पास द हैट राउंड, तो हैट राउंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सभी ने देखा होगा जब कोई परफॉर्मेंस होती है रोड पर या कहीं भी, तो लास्ट में वो एक हैट लेकर सबके पास जाते हैं और हैट से क्या मांगते हैं, वो मनी मांगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं हैट राउंड, राइट। पास द हैट राउंड मीन्स कलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट। नेक्स्ट इडियम इज टेक योर हैट ऑफ, जैसा अभी हमने देखा था, इसका मीनिंग वही होता है, राइट। टू स्टेट योर एडमिरेशन फॉर समवन हु हैज अचीव्ड समथिंग, उसके लिए क्या करते हैं हम, हैट्स ऑफ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, बिहाइंड द सीन्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप सभी को पता होगा जो भी मूवीज़ बनती हैं उनके पीछे काफ़ी काम होता है, तब वो स्क्रीन पर हमें इस तरह दिखाई देती हैं, राइट। तो जो बिहाइंड द सीन वाला वर्क होता है, जो सीन के पीछे वाला वर्क होता है, उसी को हम बोलते हैं बिहाइंड द सीन्स, राइट। मतलब ऐसा काम जो किसी को पता ना हो, बस मूवी दिखाई दे, मूवी स्क्रीन दिखाई दे, उसके पीछे की मेहनत ना पता हो, राइट। बिहाइंड द सीन्स मीन्स अननोन टू एवरीवन, बाकी किसी को नहीं पता हो, किसी को नहीं पता हो, उसी को हम बोलते हैं बिहाइंड द सीन्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। A lot of work has gone behind the scenes, काफ़ी काम किया गया है behind the scenes for the special event, इस special event के लिए which is being planned next week, जो next week प्लान किया जा रहा है, right? Moving on to the next idiom, pull up his socks, तो इसका ओरिजिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आप सभी ने देखा होगा कभी कभी सॉक्स थोड़ी नीचे आ जाती है, राइट, तो उसको ऊपर किया जाता है, राइट, बार बार ऊपर करना पड़ता है ताकि वो इम्प्रूव हो जाए और अच्छे से दिखे। सो पुल अप हिज सॉक्स मीन्स मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव, किसी सिचुएशन को सुधारने के लिए और भी ज़्यादा एफर्ट डालना, उसी को हम बोलते हैं पुल अप हिज सॉक्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हिज गाइड आस्क्ड हिम टू पुल अप हिज सॉक्स इफ ही वांटेड अ गुड रैंक, उसके गाइड ने उससे बोला अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, राइट। आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। डाउन टू अर्थ, तो अगर कोई हवा में उड़े, स्काई पर जाए, तो मतलब वो खुद को ज़्यादा ही बड़ा समझने लगा है, राइट। और डाउन टू अर्थ मतलब जो ज़मीन पर ही रहे, जो धरती पर ही रहे, जो पृथ्वी पर ही रहे, मतलब वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी डायरेक्ट है और अच्छे से बिहेव करता है, उसी को हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मीन्स प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वी एंजॉयड वॉचिंग द फिल्म, हमने फिल्म देखना एंजॉय किया, बिकॉज इट वॉज अ डाउन टू अर्थ डिपिक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट डिपिक्शन थी मॉडर्न लाइफ की, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, बैक इन द सैडल, तो सबसे पहले जानते हैं सैडल क्या होता है। सैडल हम बोलते हैं इसको जिस पर ये बैठा है ना, घोड़े के ऊपर ये जो होती है, इसको हम बोलते हैं सैडल। और पहले जब लोग जाते थे काम पर तो वो घोड़े पर ही बैठ कर जाते थे मोस्टली, राइट। सो बैक इन सैडल मतलब फिर से वापस सैडल पर आ जाना, इसका मतलब हो जाएगा सिंपल रिज्यूम ड्यूटी, जो काम है उसको फिर से करना शुरू कर देना, जो आपकी ड्यूटी है, जो आप काम कर रहे हो उसको फिर से रीस्टार्ट कर देना, रिज्यूम कर लेना, राइट। उसको हम बोलते हैं बैक इन सैडल। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई नीडिड टू टेक अ ब्रेक फॉर अ बिट, मुझे कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक लेने की ज़रूरत थी, बट नाउ आई एम बैक इन द सैडल, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, मैंने रिज्यूम ड्यूटी कर लिया, मैंने ड्यूटी को रिज्यूम कर लिया है, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, क्रॉस द ब्रिज व्हेन वन कम्स टू इट, जब आप ब्रिज पर जाते हो तो उसको क्रॉस करना उसी टाइम पर, मतलब जब भी आप किसी प्रॉब्लम के पास जाते हो उसको सॉल्व करना, या ब्रिज क्रॉस करना मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये तो काफ़ी ईजी है, इसमें तो कुछ ज़रूरत नहीं है बताने की। सो क्रॉस द ब्रिज मीन्स सोल्व द प्रॉब्लम। यूसेज देखते हैं। व्हेन दे रेड अबाउट द प्रपोज स्ट्राइक ऑफ बसेस दे सेड, जब उन्होंने बसेस के प्रपोज स्ट्राइक के बारे में पढ़ा उन्होंने कहा वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, जब हम स्ट्राइक के पास में आएंगे, जहाँ पर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हम उसको उसी टाइम पर सॉल्व कर लेंगे, राइट। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट मतलब जब आप उस प्रॉब्लम के पास जाओगे उसी टाइम आप उसको सॉल्व करोगे, राइट। सो क्रॉस द ब्रिज मीन्स सोल्व द प्रॉब्लम। वैनिश इनटू द एयर, तो ये तो काफ़ी ईजी है। वैनिश मतलब गायब होना और इनटू द एयर हवा में गायब हो जाना, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, मतलब कंप्लीटली डिसअपियर, एकदम गायब हो जाना, उसी को हम बोलते हैं वैनिश इनटू द एयर। ये तो काफ़ी ईजी है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर रिलीजिंग देयर हिट एल्बम, अपनी हिट एल्बम रिलीज करने के बाद द बैंड सडनली स्टॉप परफॉर्मिंग लाइव, बैंड ने लाइव परफॉर्मेंस स्टॉप कर दी। एंड सीम टू वैनिश इनटू थिन एयर, और ऐसा लगा कि वो थिन एयर में वैनिश हो गए, मतलब कंप्लीटली डिसअपियर हो गए हैं। अपनी एक हिट एल्बम के बाद बैंड पूरी तरह से वैनिश हो गया है थिन एयर में, मतलब कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है, मतलब आजकल वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। टच ऑल बेसिस, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका ओरिजिन हुआ बेसबॉल के गेम से। तो बेसबॉल के गेम में जब रनर और फील्डर को स्कोर करना होता है तो उनको बेस टच कर कर जाना होता है ताकि वो सेफ स्कोर कर सकें, राइट। मतलब अगर वो बेस टच करेंगे तो फिर वो हर तरह से सेफ होंगे और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी अच्छा स्कोर करने के लिए, राइट। सो टच ऑल बेसिस मतलब इंक्लूड एवरीथिंग,
ऑल से भी आप गैस कर सकते हो, ऑल से भी आप समझ सकते हो मतलब इंक्लूड एवरीथिंग, हर चीज़ इंक्लूड करना, और मतलब या फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना हर चीज़ करने की, राइट, उसी को हम बोलते हैं टच ऑल बेसिस। सो टच ऑल बेसिस मीन्स इंक्लूड एवरीथिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हिज स्पीच वॉज शॉर्ट, उसकी स्पीच काफ़ी छोटी थी, बट ही टच्ड ऑल द बेसिस, लेकिन उसने हर चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की, राइट, हर चीज़ को इंक्लूड किया उसने। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, द बिग फिश। बिग फिश मतलब सबसे बड़ी मछली, और सबसे बड़ी मछली कौन होती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, जो सबसे मेन लीडर होता है, या कुछ भी किसी भी फील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट या बड़ा होता है, उसी को हम बोलते हैं द बिग फिश। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी, पुलिस आरोपी को पकड़ पाई, बट द बिग फिश एस्केप्ड, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोपी था मतलब मेन लीडर था वो भाग गया, एस्केप कर दिया, राइट। कट टू द चेज, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चेज बोलते हैं हम किसी के पीछे भागने को, उसको हम बोलते हैं चेज करना, राइट। तो आप सभी ने देखा होगा मूवीज़ में, इसका ओरिजिन हुआ है मूवीज़ से। तो मूवीज़ में जहाँ पर मेन एक्शन सीन होता है, जहाँ पर चेज करता है हीरो विलन को, मतलब वो मेन पार्ट, सो डायरेक्ट उस पार्ट पर चले जाओ। कट टू द चेज मीन्स डायरेक्ट जो मेन पार्ट है, जहाँ पर हीरो विलन को मारता है, विलन से फाइट करता है, डायरेक्ट उस पार्ट पार्ट पर चले जाओ, उसी को हम बोलते हैं कट टू द चेज, राइट। सो कट टू द चेज मीन्स टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट द डिटेल, डिटेल को ऐसे ही छोड़ देना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करना है डायरेक्टली, उसी को हम बोलते हैं कट टू द चेज। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज बिजी विद हिज वर्क, वो अपने वर्क के साथ बिजी था, सो आई कट टू द चेज, मैंने डायरेक्टली बात की फिर, एंड टोल्ड हिम दैट द प्रोजेक्ट हैड बीन कैंसल्ड, फिर मैंने उसको बताया प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, कीप अ सिविल टंग। ये भी काफ़ी सिंपल है। सिविल मतलब जैसे आप सभी ने सुना होगा सिविल यूनिफॉर्म, जो मतलब नॉर्मल यूनिफॉर्म है। सिविल राइट्स जो मतलब नागरिकों के राइट्स हैं, जो एक नॉर्मल नागरिक के राइट हैं वो हैं सिविल राइट्स। या सिविल बिहेवियर मतलब जो एक नागरिक को अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वो नॉर्मल बिहेवियर, उसी को हम बोलते हैं सिविल बिहेवियर। तो उसी तरह से इसका ओरिजिन हुआ है कीप अ सिविल टंग। सिविल मतलब जो नॉर्मल पोलाइट, उस तरह की टंग मतलब बोलने से रिलेटेड, राइट। सो कीप अ सिविल टंग मीन्स स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, एकदम अच्छे से पोलाइटली बात करना, उसी को हम बोलते हैं कीप अ सिविल टंग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई नो दैट दिस इज अ हीटेड टॉपिक, मुझे पता है ये काफ़ी हीटेड टॉपिक है, मतलब काफ़ी बहस करने वाला टॉपिक है, बट आई वुड आस्क दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द डिबेट प्लीज कीप अ सिविल टंग, लेकिन मैं सारे पार्टिसिपेंट से बोलूँगा जो भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अपना बिहेवियर पोलाइट रखें, राइट, पोलाइटली बात करें, पोलाइटली डिबेट करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, मेड आउट ऑफ द होल क्लॉथ। इसका ओरिजिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आप सभी ने टेलर देखा होगा जो कपड़ों का काम करता है, जो कपड़ों को बनाता है, उसी को हम बोलते हैं टेलर, राइट। तो शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, टेलर पूरे कपड़े की तो ड्रेस बनाता नहीं है हमेशा, लेकिन वो हमेशा ही बोलता है कि ड्रेस आपके पूरे कपड़े की बन गई है, और बचा हुआ कपड़ा अपने पास रख लेता है, राइट। ये तो आप सभी को पता होगा। तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ, मतलब मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। अगर मतलब कोई भी चीज़ को अगर टेलर बोले कि ये पूरे कपड़े से बनी है, तो क्या आपको यकीन हो जाएगा? नहीं होगा ना, मतलब ये कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड है, मतलब उसने झूठ बोला है। सो मेड आउट ऑफ होल क्लोथ मीन्स एंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, उसी को हम बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आई डोंट बिलीव अ वर्ड ही सेज, मैं एक भी वर्ड पर विश्वास नहीं करता हूँ जो भी वो बोलता है। इट साउंड्स मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ टू मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फैब्रिकेटेड है, मतलब उसने झूठ बोला है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका ओरिजिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है ना हर तरफ, डार्क डार्क, लेकिन थोड़ी देर बाद सनलाइट्स उनके ऊपर से दिखाई नहीं लगती है, सिल्वर लाइनिंग, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब है लाइफ में डार्क फेस के बाद भी एक अच्छा टाइम आता है, राइट, गुड टाइम आता है। समथिंग प्रोमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी मुसीबत वाली सिचुएशन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। इसका मतलब हो जाएगा एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब जब क्लाउड्स आते हैं तो डार्क हो जाता है, और उसके बाद जो सिल्वर लाइनिंग आती है तो फिर से लाइट आने लगती है, राइट। मतलब गुड फेज, डार्क मतलब बैड फेज, और गुड लाइट मतलब गुड फेज, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वेन एवर आई गो थ्रू अ हार्ड टाइम, जब भी मैं किसी हार्ड टाइम से गुजरता हूँ, आई ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मैं खुद को ये याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है। जैसे क्लाउड्स आने के बाद डार्कनेस आती है, और उनके ऊपर से फिर सिल्वर लाइनिंग आती है, और फिर गुड पीरियड आ जाता है, मतलब लाइट आ जाती है फिर से, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, री इन्वेंटिंग द व्हील। ये कैसी बात हुई? व्हील तो ऑलरेडी इन्वेंट हो गया है ना।
तो इसका मीनिंग भी वैसा हुआ, मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका है आप उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बिना वजह। व्हील तो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, उसको फिर से इन्वेंट करने की क्या ज़रूरत है, राइट। सो री इन्वेंटिंग द व्हील मीन्स wasting one's time for things that have already been satisfactorily done। जो चीज़ें हो चुकी हैं पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से, उन पर अपना टाइम वेस्ट करना बिना वजह, उसी को हम बोलते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील। व्हील तो ऑलरेडी बन चुका है ना, इन्वेंट हो चुका है, तो फिर से क्या करने की ज़रूरत है, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। आपको फिर से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है बिना वजह। रीड अप ऑन वॉट अदर्स हैव डन। उसको पढ़ो बस जो औरों ने किया हुआ है, उनसे सीखो कुछ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, फॉलिंग हेड ओवर हील्स। हेड को यहाँ समझो आप माइंड से, और हील्स मतलब गर्ल्स से, राइट। काफ़ी इजी हो जाएगा आपको याद करना। सो फॉलिंग हेड ओवर हील्स मतलब फॉलिंग डीपली इन लव विथ समवन, मतलब आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा आपको लव हो गया है किसी से। हील मतलब गर्ल से, राइट। मतलब आपका माइंड जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यू आर इन लव विथ someone, right? So falling head over heels means falling deeply in love with someone. Example sentence देखते हैं। Tom and Mary are head over heels in love with each other. Tom and Mary काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं एक दूसरे को, and are going to get married next month, और next month वो शादी करने वाले हैं। चलिए और वर्ड्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे इसी से रिलेटेड। एक्लीज हील मतलब सबसे कमज़ोर पॉइंट, ये 2018 टीयर 2 में पूछा गया था। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी एटास वाली वीडियो में, आप उसको देख सकते हो, ये वाला मिल जाएगा। और मैंने एकदम अच्छे से समझाया किस तरह इसका ओरिजिन हुआ, और अगर आप उसको एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूल सकते। टेक टू वंस हील्स, कहीं भी हील आ जाए मोस्टली वहाँ पर मीनिंग होगा गर्ल से रिलेटेड या फिर भागने से रिलेटेड, राइट। सो टेक टू वंस हील्स मतलब भागना, वहाँ से जगह, उस जगह से भाग जाना, राइट। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब भी होगा भाग जाना, राइट। और एक्लीज हील ये स्पेशल इडियम है, इसका मैंने काफ़ी अच्छे से मीनिंग समझाया, आप उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, इन अ फोग। फोग मतलब कोहरा, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वैसे ही इसका मीनिंग हुआ। इन अ फोग मीन्स कंफ्यूज एंड डेजल्ट, मतलब कंफ्यूज हो जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं देना, उसी को हम बोलते हैं कंफ्यूज, राइट। इन अ फोग मीन्स कंफ्यूज। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट विच आई हेट टू स्टडी। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं नफरत करता हूँ पढ़ने से, जिसे पढ़ने से मैं नफरत करता हूँ। सो वेन एवर आई सिट इन हिस्ट्री क्लास, जब भी कभी मैं हिस्ट्री क्लास में बैठता हूँ, आई एम इन अ फोग, मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, नीदर फिश नो फॉल। सो फिश तो मछली होती है, और फॉल एक बर्ड की तरह एनिमल होता है, इस तरह। तो कोई कोई फिश ऐसी होती है जिसको डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये फिश है या फॉल, या कोई भी नहीं है, राइट। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। सो नीदर फिश नो फॉल मतलब समथिंग विच कैन नीदर बी कैटेगराइज्ड इजीली नो बी एक्सेप्टेड बिफिटिंगली, मतलब ऐसी चीज़ जिसको कैटेगराइज करना काफ़ी मुश्किल हो, कंफ्यूज हो जाओ आप, कैटेगराइज नहीं कर पाओ, उसी को हम बोलते हैं नीदर फिश नो फॉल। आप पता नहीं लगा पाओ कि ये फिश है या फिर फॉल है, राइट। उसी को हम बोलते हैं नीदर फिश नो फॉल, मतलब आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। 45 फील्स लाइक अ डिसाइसिव नंबर। 45 एक डिसाइसिव नंबर की तरह लगता है। सो मच मोर सेटिस्फैक्टरी देन 44 एंड 43। 44 एंड 43 से ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लगता है। विच वन नीदर फिश नो फॉल, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग से उनको कैटेगराइज करना मुश्किल था 44 और 43 को, जबकि 45 काफ़ी सही नंबर है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, बी बिहाइंड द टाइम्स, टाइम के पीछे रहना। बी ओल्ड फैशन मतलब पुराने ज़माने की सोच होना, पुराने ज़माने का सोचना। ये तो काफ़ी ईजी है, इसको आप इजीली गैस कर सकते हो, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो बी बिहाइंड द टाइम्स मतलब पुराने ज़माने का होना, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ऑफ कोर्स ग्रैंडपा डजंट हैव अ सेल फोन। ऑफ कोर्स ग्रैंडपा के पास सेल फोन नहीं है। ही इज़ बिहाइंड द टाइम्स एज यूजल, वो ओल्ड फैशन है एज यूजल, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, कॉल अ स्पेड। तो स्पेड हम इसको बोलते हैं जो कार्ड्स में होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेड। एक स्पेड को स्पेड ही बोलना, मतलब जैसी बात है उसको सीधा बोलते हैं ना। से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज़ नॉट प्लेजेंट, अगर ट्रूथ खराब भी है तो भी बोल देना सीधा मुंह पर, राइट, चाहे उनको बुरा लगे, सीधी बात बोल देना। कॉल अ स्पेड मीन्स से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज़ नॉट प्लेजेंट, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। यू हैव टू कॉल अ स्पेड, आपको सीधा बात बतानी पड़ेगी जो भी बात है। एंड एक्नॉलेज द करप्शन बिल्ट इनटू दिस सिस्टम, और आपको जो करप्शन है इस सिस्टम के अंदर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भ्रष्टाचार है इस सिस्टम के अंदर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। कॉल अ स्पेड, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, लुक बिफोर यू लीप। लीप मतलब छलांग लगाना, लुक मतलब पहले देखना, छलांग लगाने के पहले देखना, सिंपल।
थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी कॉन्सिक्वेंस है किसी भी काम को करने के, उनके बारे में अच्छे से सोचना, उसी को हम बोलते हैं लुक बिफोर यू लीप, मतलब छलांग लगाने के पहले सोचना, उसी को हम बोलते हैं लुक बिफोर यू लीप, थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू डिसीव योर बॉस नाउ, अगर आप अपने बॉस को बेवकूफ़ बनाते हो अब, what do you think will happen if he finds out about it, क्या होगा अगर उसको ये पता चल जाता है, तब क्या होगा। आई मीन लुक बिफोर यू लीव, मैं बोलता हूँ ध्यान से सोचो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचो पहले कुछ करने के, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, चिल आउट। तो ये तो काफ़ी ईजी है, चिल आउट मतलब काम डाउन, मस्ती करो, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। जस्ट चिल आउट, पैनिकिंग अबाउट बीइंग लेट वोंट मेक मी ड्राइव एनी फास्टर, लेट होने के बारे में पैनिक करना, चिंता करना, टेंशन लेना मुझे फास्ट ड्राइव करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, मैं फास्ट ड्राइव नहीं करूंगा चाहे कितना भी आप पैनिक करो लेट होने के लिए, राइट। जस्ट चिल आउट, दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। गो ऑफ एट अ टेंजेंट, टेंजेंट हम बोलते हैं जो सीधी लाइन होती है, जो सीधी डायरेक्शन होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है, मतलब सीधी लाइन जो सीधी मेन पॉइंट की बात है। सो गो ऑफ एट अ टेंजेंट, ऑफ मतलब दूर जाना, टेंजेंट से दूर जाना, इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, सब्जेक्ट बदल देना, जो मेन बात है उससे दूर चले जाना, सब्जेक्ट बदल देना, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई ट्राई टू एड्रेस द कस्टमर्स प्रॉब्लम, मैंने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, एड्रेस करने की कोशिश की, बट शी केप्ट गोइंग ऑफ एट अ टेंजेंट, लेकिन वो बार बार मेन पॉइंट से इधर उधर चलती रही, इधर चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, वो सब्जेक्ट बदलती रही, राइट। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हर ट्रू कंप्लेंट वाज, और मैं बिल्कुल नहीं समझ सका उसकी रियल कंप्लेंट क्या थी, राइट। रियल कंप्लेंट क्या थी मैं बिल्कुल नहीं समझ सका, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, कूल इट। सो ये भी काफ़ी ईजी है, कूल इट मतलब रिलैक्स, सो कूल इट मीन्स टू रिलैक्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। कूल इट, आई वॉन्ट यू टू स्टॉप फाइटिंग दिस इंस्टेंट, कूल इट मतलब रिलैक्स करो, मैं चाहता हूँ आप दोनों फाइट करना बंद करो तुरंत, इंस्टेंटली, राइट। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, इसका ओरिजिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहले कुल्हाड़ी जो होती थी वो हैंडल से निकल जाती थी, वो अपने हैंडल से दूर चली जाती थी, राइट। मतलब कमज़ोर होती होंगी पुराने ज़माने में, तो वो अपने हैंडल से दूर चली जाती थी, मतलब जैसे लोग काम कर रहे हैं और वो अपने हैंडल से दूर निकल कर चली गई, राइट। तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मीन्स सडनली बिकमिंग एनरेज्ड, सडनली एनरेज हो जाना, उसी को हम बोलते हैं फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, मतलब किसी को काफ़ी गुस्सा कर देना। सडनली बिकमिंग एनरेज्ड मतलब काफ़ी गुस्सा कर देना। जैसे आप भी अगर काम करते हो कुल्हाड़ी से कभी, तो अगर कुल्हाड़ी का हैंडल हाथ से छूट जाएगा किसी बार, या वो किसी को लग सकता है ना उस तरह से, तो आप भी गुस्सा हो जाओगे। तो वैसे ही इसका मीनिंग होता है, उसी तरह इसका ओरिजिन हुआ। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मीन्स सडनली बिकमिंग एनरेज्ड, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई नो यू आर अपसेट, मुझे पता है तुम परेशान हो, बट देयर इज़ नो पॉइंट फ्लाइंग ऑफ द हैंडल लाइक दैट, लेकिन कोई मतलब नहीं है इस तरह से गुस्सा होने का। इट वॉज जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ये सिर्फ एक ईमानदारी वाली गलती थी, राइट। लुक आफ्टर, तो इसका मीनिंग होता है टेक केयर, किसी का ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं लुक आफ्टर करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई आस्क्ड माई मोम टू लुक आफ्टर द हाउस, मैंने अपनी मोम से बोला कि आप घर का ध्यान रखना, ख्याल रखना, वेल वी आर ऑन वेकेशन, जब हम वेकेशन पर हैं आप घर का ख्याल रखना, मैंने अपनी मोम को ये बोला, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। साउंड मतलब आवाज़, फ्यूरी मतलब भी वैसा ही होता है शोर शराबा, तो इसका मीनिंग भी वैसा ही हो जाएगा, मतलब जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी मीन्स मेनली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव, मतलब सिर्फ वर्ड्स होना, सिर्फ बातें बातें होना, बस शोर शराबा होना, लेकिन रियल में कुछ नहीं होना, उसी को हम बोलते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द टाउन मीटिंग क्रिएटेड लॉट्स ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, टाउन की मीटिंग ने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा क्रिएट तो किया सा, लेकिन इनइफेक्टिव था वो, बट नो रिजोल्यूशन, लेकिन कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल पाया, राइट, वो इनइफेक्टिव था। चलिए अब वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो से रिपीट हुए थे, और जिन लोगों के पास पीडीएफ फाइल है, जिन्होंने वो पीडीएफ फाइल ली है, उनको मैं पेज नंबर भी बता दूंगा ये कहाँ पर दिए हुए थे, राइट। सो फर्स्ट इडियम रिपीट हुआ था, स्टीर अप अ होनेट्स नेस्ट, होनेट का नेस्ट स्टीर अप करना मतलब प्रोवोक ट्रबल, परेशानी को और बढ़ा देना, उसी को हम बोलते हैं स्टीर अप अ होनेट्स नेस्ट। ये पेज नंबर 19 पर दिया हुआ था, और आप हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो देख सकते हैं उसको जानने के लिए ये ऐसा क्यों होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, राइट। अप इन आर्म्स, ये मैं एसएससी सीपीओ वाली वीडियो में करा चुका हूँ। एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गुस्सा होना, राइट, अप इन आर्म्स। और इससे रिलेटेड, आर्म्स से रिलेटेड और भी इडियम्स मैं उस वीडियो के अंदर करा चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिट एज अ फिडल, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पेज नंबर 42 पर दिया हुआ था। पुल योर सेल्फ टुगेदर, ये पेज नंबर
61 पर दिया हुआ था। टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स ये पेज नंबर 73 पर दिया हुआ था। वंस इन अ ब्लू मून ये तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ये पेज नंबर 80 पर दिया हुआ था, राइट। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन ये सीपीओ वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। हेड से रिलेटेड और भी इडियम्स मैं करा चुका हूँ और इस वीडियो में भी मैंने करा दिए हैं वो, राइट। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग वेरी एक्सपेंसिव ये भी सीपीओ वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, राइट। मेक अ बी लाइन ये भी सीपीओ वाली वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ये पेज नंबर 3 पर मिल जाएगा आपको हमारी प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ फाइल में, या आप हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर भी ये आपको मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई कमी लगी तो कृपया बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।